द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मेरा नाम है आदिल खान और इस वक्त मैं आपको फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जारी संघर्ष से जुड़ी 4 बड़ी और अहम खबरें बताने जा रहा हूं। एक खबर में हमास ने ऐलान कर दिया है कि अभी तक जितनी भी इजराइल पर उसने मिसाइलें दागी हैं, दरअसल वो उसकी कचरा मिसाइलें थीं जिनकी वो जगह खाली करना चाह रहा था, और असली माल तो अभी रखा हुआ है और जब वो दागा जाएगा इजराइल पे तो टनाके बचेंगे। इसके बाद एक खबर है फ़लस्तीनी राष्ट्रपति की, जिन्होंने कह दिया है, अमेरिका को 2 टूक जवाब दे दिया है कि जब तक अपनी बर्बरता को रोकता नहीं है इजराइल, किसी भी किस्म का समझौता और संघर्ष विराम नहीं होगा। अब जो कहानी चल निकली है वो अपने अंजाम को पहुंचेगी। एक खबर है जहां पर फ़लस्तीन के पड़ोसी राज्य कतर में बाकायदा एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया है, बहुत बड़ी रैली की गई है फ़लस्तीन के समर्थन में, और उसमें हमास के बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ से बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर से शुरुआत करता हूँ। सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, सिर्फ हमास ही नहीं, बल्कि लेबनान के बाद सीरिया ने भी मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ और मिसाइलें दाग दी और धुआं धुआं कर दिया है, पूरा इजराइल को गर्दा उड़ा दिया। इसी खबर से शुरुआत करते हैं हम इस एपिसोड की, और आखिर तक बने रहिए क्योंकि सभी खबरें इस एपिसोड में बहुत अहम बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गाजा से इजराइल पर रॉकेटों की बारिश के बीच सीरिया से अवैध अधिकृत इलाकों में रॉकेट फायर हुए हैं। अवैध अधिकृत इलाके वो जिस पर नाजायज कब्जा है इजराइल का। इसके बाद लड़ाई का दायरा बढ़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता जो मिडिल ईस्ट है, इसमें इस वक्त तीसरी जंग अजीम या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ सकते हैं इन दोनों देशों के संघर्ष की वजह से। इजरायली सेना का दावा है कि 3 रॉकेट सीरियाई सीमा यानी सीरिया के बॉर्डर से दागे गए हैं इजराइल पर, जिनमें से एक सीरिया के बॉर्डर के अंदर ही गिर गया, जबकि 2 इजरायली बस्तियों पर आकर गिरे हैं जहां पर उन्होंने कब्जा कर रखा है फ़लस्तीनी क्षेत्रों में। यानी कि अब ये बड़ी हलचल है इजराइल के लिए कि अभी तक तो हमास से पानी पा रहे थे और अब सीरिया से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने से ठीक एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान से भी इजराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए थे दोस्तों, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि फ़लस्तीन में जारी लड़ाई मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्से में भी फैल सकती है और एक साथ कई मुहाज पर, कई मोर्चों पर इजराइल को लड़ना पड़ सकता है, जिससे इजराइल की ताकत में कमी आएगी। एक तरफ हमास, फ़लस्तीन, दूसरी तरफ सीरिया और फिर लेबनान, और अगर 3-4 ताकतें और आ गई या इनके पीछे से रशिया और चाइना और ईरान बैठ गए आके कि हथियार लो, लड़ो, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा लोगों को। इजराइल ने 1967 में जिन इलाकों को कब्जा किया था उनमें गोलान हाइट्स भी थी। ये सीरिया का इलाका था जिससे सीरिया आज तक खिसियाया हुआ है। उसे आज़ाद कराने के लिए सीरियाई राष्ट्र पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और वो चाहता है कि वो गोलान हाइट्स को आज़ाद करवाए। यही वजह है कि इजराइल पर उसने भी मौका देखते ही मिसाइल दाग दी। इजराइल गजा पट्टी पर भीषण हवाई और ज़मीनी हमले कर रहा है, जिसके जवाब में हमास समेत इस्लामी प्रतिरोधी संगठन लगातार ज़ायनियों के सिरों पर रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। लेबनान और सीरिया से फायर होने वाले रॉकेटों के जवाब में अगर इजराइल हवाई हमले करता है सीरिया और लेबनान पर, तो लड़ाई के नए मोर्चे खुल जाएंगे, दायरा बढ़ जाएगा। हिजबुल्ला भी इस लड़ाई में कूद जाएगा ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान तक हिजबुल्ला महदूद नहीं है, बल्कि लेबनान की सरकार में भी हिजबुल्ला का बहुत बड़ा रोल है, पीछे से वही हुकूमत चलाते हैं। तो फिर हिजबुल्ला जब इसमें डल चुका, ईरान भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ फिर सीरिया में तकफीरी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले स्वयंसेवी बलों का रुख इजराइल की तरफ हो जाएगा। जो अभी तक आतंकवादियों के खिलाफ सीरिया में लड़ रहे हैं, वो सारे मोर्चे जो हैं वो आके अपनी बंदूकों के मुंह जो हैं वो इजराइल की तरफ कर देंगे। भाई, इनसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हारे छक्के और अट्ठे और दहले छुड़ा देते हैं। इससे पहले भी दोस्तों 2014 में इजरायली सेना ने गजा पर हमला किया था, जिसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जबकि फ़िलिस्तीनियों को भी काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ था। फिलहाल भी हो रहा है, उनकी कई इमारतें गिरा दी गई। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, उनके बच्चे, उनकी औरतें मारे जा रहे हैं बेगुनाह। दुनिया उन पर सवाल उठा रही है कि आप रिहायशी इलाकों में बम क्यों गिरा रहे हैं? अगर आपको सिर्फ हमास से जंग लड़नी है तो फिर उनके इलाकों में होना चाहिए। इन बच्चों का हमास से क्या लेना देना है? 3 महीने, 6 महीने, 8 साल के बच्चे। जाहिर सी बात है, इजराइल को लोग शैतान कह रहे हैं और इजराइल को बहुत से लोग, बहुत से राष्ट्र आतंकवादी बुलाते भी हैं, उसमें से तुर्की भी है। दोस्तों, 6 दिन पहले मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के शेख जर्रा इलाके में घरों से उजाड़े जाने वाले फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हमास समेत फ़लस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन आगे आए। वो जो कुछ वाक़या हो गया उसके फिर बदले में रॉकेट छोड़े गए, फिर इजराइल ने बम बरसाया और ये सब कहानी आगे जारी है, वो आप जानते हैं। लेकिन ये वो दिन था जिस दिन पहले दिन रॉकेट बरसाए गए। ये वो दिन था जब रॉकेटों ने पत्थर की जगह ले ली। इससे पहले पत्थर बरसाए जाते थे, पत्थरों से और बंदूकों का मुकाबला होता था इजराइल की।
लेकिन इस बार पत्थरों के बजाय ज़ायनियों के सिरों पर रॉकेटों की बारिश होने लगी। इस बार इसराइल और उसके समर्थकों के लिए संदेश साफ है, इस सरजमीन पर कुछ मर्द हैं जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर सकते हैं। हमास के कई सीनियर लीडर्स ये कह चुके हैं कि इसराइल अगर अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आता, जैसा कि उनकी ज़ुबान में वो कहते हैं, तो फिर उसके लिए मुसीबत है और उसका जिस तरीके से वजूद पैदा हुआ था सन 48 में नक्शे पे, वैसे ही मिट जाएगा। वो ये कहते हैं सीनियर लीडर हमास के कि अगर इसराइल के हमले जारी रहते हैं और लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमारे तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं जिससे ज़ायनी चौंक जाएंगे और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और वो कब्रों में दफन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो असल में अभी मिसाइलें हमारे पास जो अभी ताकत है उसका तो हमने मुजाहिरा किया ही नहीं, अभी तो हम बस टॉफियाँ निकाल लें। अब भाई ये उनका दावा है। हमास के नेता सालेह अल अरूरी हैं, वो कहते हैं कि हमास ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है, हम पुराने रॉकेटों से ही छुटकारा पाना चाहते हैं। जो हमारे पास माल पड़ा है पुराना कम रेंज वाला या जो एक्सपायर्ड होने वाला, हम उन्हें ही छोड़ रहे हैं। अभी तुम उससे ही निपटने में जो है ना बर्बाद हुए जा रहे हो, तुम्हारी इकनॉमी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे लोग सब बर्बाद हुए जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तबाही भी हो रही। नया माल निकालेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम पुराने रॉकेटों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कस्साम मिसाइलों की नई और आधुनिक खेप का तो हमने अभी तक अनावरण ही नहीं किया, फीता ही नहीं काटा है, इस्तेमाल ही नहीं किया है। इजरायली सेना को अभी हमारे नए हथियारों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यह हमास का दावा है और कितना गप है कितना हकीकत है ये तो हमास जाने, लेकिन अगर वो नए मिसाइल या कुछ ज़्यादा रेंज वाले करते हैं तो फिर भारी तबाही होगी। बेगुनाह लोग तो इजराइल में वो भी बेचारे मारे जाएंगे, उनके लिए भी दुख होता है। लो इसमें जो है वो ज़्यादा गुरूर जो है ना वो बर्बादी ला रहा है आपके बेंजामिन नेतन्याहू का। खैर, स्वॉर्ड ऑफ कुद्स की शुरुआत के साथ ही इजराइल का खोखला और बनावटी भय ख़त्म हो गया है और ज़मीन पर स्थित स्वर्ग में रहने का सपना आंखों में सजोए दुनिया भर से फ़िलिस्तीन में आकर बसने वाले ज़ायनियों के लिए नरक का दरवाज़ा खुल चुका है, ये हमास कहता है। दोस्तों, पिछले 7 दशकों में ये साबित हो गया कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा न कभी मरेगा न कभी दफन होगा। हम कई दफ़ा देख चुके हैं, बल्कि जब तब फ़िलिस्तीनियों की सरजमीन पर ज़ायनियों का कब्ज़ा जब तक ख़त्म नहीं होगा, हमेशा राख से चिंगारी निकलकर ज़ायनियों और उनके समर्थकों को जलाती रहेगी, सुलगाती रहेगी, भस्म करती रहेगी। ये हम देखते आए हैं, देखते रहेंगे। इस खित्ते से नामो निशान नहीं मिट सकता। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, लोग पर्दे के पीछे से कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं, कुछ भारी भरकम किरदार पर्दे के पीछे अब जा रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार की जो हलचल है उसमें कुछ बदलाव ज़रूर होंगे। हिजबुल्लाह ने भी इशारा कर दिया है कि अगर इजराइल ने अक्ल के नाखून नहीं लिए तो इस बार उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ज़ायनियों को यानी यहूदियों को, यानी कि इजराइल के जो रब्बी हैं, जो कट्टरवादी हैं, जो सरकार में भी रहते हैं, उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो ये 2 खबरें और अहम खबरें आपने सुन ली। अब 2 और अहम खबरें आपको बताता हूँ बारी बारी से छोटे में। शनिवार को फ़िलिस्तीन के समर्थन में कतर में एक सामूहिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन होएगा ही, क्योंकि भाई भीड़ इतनी थी। ये उल्लंघन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी भीड़ थी कि फिर वहाँ पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि आप इस गुस्से को रोकें या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। खैर, समाचार एजेंसी स्पुतनिक है रशिया की, उसके मुताबिक सैकड़ों लोगों ने कतर की राजधानी दोहा में, उपनगरों में, छोटे शहरों में और राष्ट्रीय मस्जिद इमाम मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब मस्जिद के मुख्य चौक पर, यह बड़ी मस्जिद है, वहां पर जमा होकर फ़िलिस्तीन के हक के लिए आवाज़ उठाई, बुलंद किए नारे। प्रदर्शन गाज़ा पट्टी में इसराइल के हमलों को ख़त्म करने की मांग के नारों से गूंजने लगा। प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे थे ये हमले ख़त्म किए जाएं और पूर्वी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी परिवारों को वहाँ से निकालने का विरोध कर रहे थे सभी, और ना निकाला जाए ये मांग कर रहे थे। सारे बवाल की जड़ तो यही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने आदेश दे दिया कि जो शेख जर्रा स्ट्रीट है यरूशलेम में, वहाँ से जो फ़लस्तीनी परिवार उन्हें निकाल दिया जाए, यहूदियों को बसा दिया जाए। सारा बवाल की जड़ यही है। कतर में शनिवार को हुए इस प्रदर्शन में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया समेत हमास के कई सदस्य शामिल हुए। हानिया बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, ये पॉलिटिकल विंग के लीडर हैं, जबकि दूसरी विंग जो है जो जंग लड़ती है वो उसके लीडर अलग हैं। हानिया ने दोहा में प्रदर्शनकारियों से कहा कि हमास ने बार बार इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को छुए नहीं, क्योंकि ये फ़िलिस्तीनियों के लिए रेड लाइन होगी। हमास नेता ने इजराइल के हमलों के दौरान घायल हुए फ़िलिस्तीनियों के इलाज में मदद करने के लिए मिस्र, जॉर्डन और लेबनान का धन्यवाद तो दिया, शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन वहाँ के लोगों से अपील की कि तैयार रहिएगा, हुआ कुछ भी तो फिर सब कुछ होगा और सब कुछ के लिए तैयार रहिए।
दोस्तों, अब चौथी खबर का और आखिरी खबर का रुख करते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष जारी है, सब जानते हैं, और दिनों दिन ये संघर्ष बहुत विकराल रूप ले रहा है। बहुत बेगुनाहों की लाशें बिछ रही हैं। जिस तरीके से अभी मेरी जानकारी है 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हालांकि डिक्लेरेशन 143 का है। इस बीच फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इजराइल से जारी संघर्ष में दखल अंदाजी करने और फ़लस्तीन पर हो रहे मामलों को बंद करवाने की अपील की। महमूद साहब ने ये कहा। शनिवार को मिली एक जानकारी के मुताबिक अब्बास ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि जब तक इलाके से इजरायली कब्ज़ा नहीं हट जाता, गाज़ा पट्टी से और वेस्ट बैंक से, और यरूशलेम में जो पूर्वी यरूशलेम का इलाका है शेख जर्रा, वहाँ पर जो अवैध कब्ज़ा है वो नहीं हट जाता, जब तक ज़ायनियों का, इजरायलियों का, तब तक शांति भूल जाइए, अमन कायम नहीं हो सकता, भूल जाइए। आप किसी के घर में बैठे उसे मारे पीटते रहें और फिर आप सोचें कि अमन हो, भूल जाइए, नहीं हो सकता। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि फ़लस्तीन के लोग अमन चाहते हैं, ऐसे में वो इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त ये नहीं होगी कि इजराइल हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलता रहे, उसे हमारी ज़मीनें खाली करनी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी हिंसा कम करने और पश्चिमी इलाके में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी भी दी, भाई इजराइल को इस तरीके से मीडिया की बिल्डिंगों पे तुम हमला ना करो, तुम जुल्म कर रहे हो वो अलग बात है, जुल्म दिखेगा नहीं ये तो हो नहीं सकता ना, आपने उठाकर जजीरा की बिल्डिंग उड़ा दी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना फ़लस्तीन की तरफ से हमला कर रहा हमास 1 इंच भी हटने को तैयार है। कुछ देशों ने जो है बीच बचाव, मुदाखलत करने, मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा कोई निकलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों पर पूरी तरीके से बंधा हुआ है, लगा हुआ है, वो कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और फ़लस्तीन के पीछे जो हमास है वो हटने को तैयार नहीं है। यानी कि तीसरी जंग की तरफ जो है, जंग अजीम की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, क्योंकि सीरिया और लेबनान भी अब मिसाइलें दाग रहे हैं, और फिर हमास ने भी कड़ा रुख दिखा दिया है। दुनिया भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और अमेरिका को भी खड़ी खड़ी सुना दी गई है फ़लस्तीन की तरफ से कि जब तक शांति नहीं होगी, जब तक अतिक्रमण नहीं हटता और इनकी बर्बरियत, जुल्म इजराइल के ख़त्म नहीं होते। दोस्तों, क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या कुछ हो रहा है इस खित्ते में इजराइल और फ़लस्तीन की, हम पल पल आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।